बचपन से हमें स्कूल में एक ही इतिहास पढ़ाया गया है कि आज से लगभग 3500 साल पहले मध्य एशिया से कुछ लोग घोड़ों पर सवार होकर भारत आए। इतिहास की किताबों में इन्हें आर्य कहा गया है। दावा यह किया गया है कि इन्हीं बाहरी लोगों ने हमें वेद दिए और हमारी महान सभ्यता की नींव रखी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा धोखा है। जमीन के नीचे दबे डीएनए और कुछ ऐसे वैज्ञानिक प्रमाण सामने आ चुके हैं जो इस पूरी थ्योरी को सिरे से खारिज करते हैं। आखिर यह झूठ कैसे फैलाया और इसके पीछे असली खेल कैसे काम करता है। यह जो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी या स्टेपी थ्योरी है, यह ऊपर से देखने में बहुत ही लॉजिकल और सिंपल लगती है। पश्चिमी इतिहासकारों ने जेनेटिक्स और भाषा विज्ञान का एक ऐसा जाल बुना जो पहली नजर में बिल्कुल सच दिखता है। उन्होंने बताया कि कैसे संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं में समानता है और इसी आधार पर उन्होंने यह डिक्लेयर कर दिया कि ज्ञान बाहर से भारत की तरफ आया है। लेकिन ये थ्योरी जितनी सिंपल दिखती है असल में उतनी है नहीं। इसके पीछे का डेटा और फैक्ट्स जब आप गहराई से देखेंगे तो आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसा डीप डेटा बताने वाला हूं जो दुनिया के 99% लोगों को पता ही नहीं है। जो विदेशी थ्योरी हमें पढ़ाई जाती है उसमें एक बहुत बड़ा लूप होल है। वे यह तो बताते हैं कि भाषाएं मिलती हैं, लेकिन वो उस भूगोल मतलब ज्योग्राफी और पुरातात्विक मतलब आर्कियोलॉजिकल डेटा को छुपा लेते हैं जो भारत के अंदर मौजूद है। उन्होंने कहा कि 1500 बीसी में आर्यन भारत आए, उन्होंने हमें रथ दिए और एक नई सभ्यता दी। लेकिन इस थ्योरी को सही साबित करने के लिए जो सबसे मजबूत प्रमाण दिए जाते हैं वो असल में कभी मिले ही नहीं है। पश्चिमी थ्योरी को सच मानने वाले सबसे बड़ा तर्क यह देते हैं कि 1500 बीसी में मध्य एशिया से रथ और वेदों का ज्ञान भारत आया, लेकिन भारत की ही जमीन ने इस थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया है। सबसे पहला और अकाट्य प्रमाण है सरस्वती नदी का भूवैज्ञानिक डेटा। ऋग्वेद में सरस्वती का वर्णन एक विशाल और उफनती हुई नदी के रूप में किया गया है, लेकिन आधुनिक सैटेलाइट इमेजरी और जियोलॉजिकल रिसर्च एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। टेक्टोनिक बदलाव के कारण में ये महान नदी 1900 बीसी में पूरी तरह से सूख चुकी थी। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, अगर तथाकथित आर्य 1500 बीसी में भारत आए थे तो उन्होंने एक ऐसी नदी की महिमा कैसे गाई जो 400 साल पहले ही सूख चुकी थी। इसका सीधा सा अर्थ है कि ऋग्वेद 1900 बीसी से भी कई सौ साल पहले इसी भूमि पर रचे गए थे। लेकिन यह तो सिर्फ पहला प्रमाण है, असली रहस्य तो उत्तर प्रदेश की सिनोली में दफन था। पश्चिमी इतिहासकारों ने हमेशा दावा किया है कि भारत में रथ और उन्नत युद्ध तकनीक मध्य एशिया से आई, लेकिन सिनोली की खुदाई में 4000 साल पुराने असली तांबे के हथियार और रथ मिले हैं। यह 2000 बीसी का समय था, यानी कथित आर्यों के आने से 500 साल पहले ही भारत में एक बेहद उन्नत योद्धा संस्कृति मौजूद थी। अब तक जो मैंने आपको बताया वो केवल बेसिक पुरातात्विक प्रमाण है, लेकिन अब हम उस सच्चाई की तरफ बढ़ रहे हैं जिसने पश्चिमी इतिहासकार को पूरी तरह से शांत कर दिया है। यह है डीएनए का अचूक वैज्ञानिक प्रमाण। हरियाणा के राखीगढ़ी में 4500 साल पुराने सिंधु घाटी सभ्यता के कंकाल मिले हैं। जब इन कंकालों की डीएनए की गहराई से जांच की गई तो जो परिणाम सामने आया उसने पूरे विश्व को चौंका दिया है। इस डीएनए में मध्य एशियाई या स्टेपी का अंश बिल्कुल शून्य था। इसका सीधा वैज्ञानिक अर्थ यह है कि हमारी प्राचीन सभ्यता, हमारे कृषि, हमारे नगर किसी बाहरी हस्तक्षेप का परिणाम नहीं थे। ये पूरी तरह से स्वदेशी थे और खुद अपने दम पर विकसित हो रहे थे। भूविज्ञान, पुरातत्व और डीएनए इन तीनों ने मिलकर यह सिद्ध कर दिया है कि हम कहीं बाहर से नहीं आए, हमारी जड़ें हमेशा से इसी मिट्टी में थी। मैंने आपको अभी तक जो भी जानकारी दी है उससे आपके मन का एक बड़ा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, लेकिन अब आपके सामने एक ऐसा प्रश्न खड़ा होने वाला है जो पहले से कहीं ज्यादा गहरा है। अगर हम हमेशा से यही थे, बाहर से कोई नहीं आया है, तो फिर हमारी संस्कृति और प्राचीन ईरान मतलब पर्शिया की भाषा और संस्कृति में इतनी गहराई से समानता कैसे है? क्या ऐसा हो सकता है कि ज्ञान बाहर से भारत नहीं आया बल्कि हम यानी सनातन सभ्यता के लोग भारत से बाहर गए हों? भारत और प्राचीन ईरानी मतलब पर्शिया, अगर आप इन दोनों महान सभ्यताओं के सबसे पवित्र ग्रंथों भारत के ऋग्वेद और प्राचीन ईरान के वेद अवेस्ता को एक साथ रखकर पढ़ेंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे। ये दोनों ग्रंथ भाषाई मतलब लिंग्विस्टिकली और सांस्कृतिक रूप से लगभग जुड़वा मतलब ट्विंस हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इनके भीतर मौजूद दर्शन की गहराइयों में उतरेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा भयंकर वैचारिक युद्ध दिखाई देगा। यह एक ऐसा टकराव था जिसने संसार को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया।
ऋग्वेद में जो देव हैं, यानी वो जो पूजनीय हैं, प्रकाशमान हैं, वही देव जेद अवस्था में जाकर देव बन जाते हैं। और वहां देव का अर्थ होता है बुरी शक्तियां। ऋग्वेद में जो असुर हैं, यानी अंधकार की शक्तियां, वही प्राचीन ईरान के अवस्था में अहूरा बन जाते हैं और वहां अहूरा मजदा सर्वोच्च और सबसे पवित्र ईश्वर माने जाते हैं। ये कोई साधारण भाषाई संयोग नहीं है, यह इतिहास का सबसे स्पष्ट और सबसे बड़ा वैचारिक विभाजन था। यह एक ही परिवार, एक ही सनातन भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच में एक ऐसा वैचारिक मतभेद था जो इतना गहरा हो गया कि वो एक साथ नहीं रह सके। यह एक ऐसा महान विभाजन था जिसने एक ही वृक्ष की दो शाखाओं को अलग अलग कर दिया। इस वैचारिक दरार के कारण में अहूर को मानने वाले वो समूह भारतीय भूमि से अलग हो गए और पश्चिम की ओर चले गए, और उसी समूह ने आगे चलकर उसी सनातन ज्ञान और भाषा के सहारे उस महान प्राचीन ईरानी मतलब पारसी सभ्यता की नींव रखी। ये इतिहास का वो पन्ना है जो हमें कभी नहीं पढ़ाया जाता है। हमें हमेशा यह बताया गया है कि ईरान और मध्य एशिया से लोग भारत आए और उन्होंने हमें वेद दिए, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। भारत से लोग पश्चिम की ओर गए। यह आउट ऑफ इंडिया थ्योरी का वो मजबूत आधार है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता है। लेकिन क्या हमारे पास इस बात का कोई ठोस और लिखित प्रमाण है? क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों में सच में भारत से बाहर जाने का या पश्चिम की ओर इस पलायन का कोई उल्लेख मिलता है? क्या कोई ऐसा सबूत है जो यह साबित कर सके कि ईरान को बसाने वाले लोग ही मूल रूप से यहीं से निकले थे? हमें अक्सर यह कहकर रोक दिया जाता है कि अगर वैदिक लोग भारत से बाहर गए तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस पलायन मतलब माइग्रेशन का कोई उल्लेख क्यों नहीं है? यह सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि हमारे पास इसके अचूक और स्पष्ट लिखित प्रमाण मौजूद है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का वर्णन है, दसराज युद्ध, द बैटल ऑफ 10 किंग। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह राजा सुदास और 10 शक्तिशाली कबीलों के बीच हुआ एक भयंकर महासंग्राम था। इस युद्ध में जो कबीले हार गए वो अनु और दुह्यु, उन्हें भारत के उत्तर पश्चिम यानी आज के मध्य एशिया और ईरान की ओर निष्कासित कर दिया गया। यही वो निष्कासित कबीले थे जो बाद में जाकर इंडो ईरानी और इंडो यूरोपीय आबादी का आधार बनते हैं। यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह एक पूरी सभ्यता के पश्चिम की ओर जाने का पहला स्पष्ट प्रमाण है। लेकिन यह केवल ऋग्वेद तक सीमित नहीं है। एक और प्राचीन ग्रंथ है बोधयान श्रोत सूत्र। इसमें राजा पुरुरवा के पुत्रों की एक बहुत ही स्पष्ट वंशावली दी गई है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि उनका एक पुत्र अमावसु भारत से पश्चिम की ओर मतलब आउट ऑफ इंडिया गया और उसने गांधार और परसु और अर्ता की स्थापना की। परसु यहाँ पर जो नाम दिया गया है उसको आप ध्यान दीजिएगा जरा, है ना। परसु वही नाम है जो आगे चलकर पर्शिया बन जाता है। यह इस बात का लिखित ऐतिहासिक प्रमाण है कि पर्शिया यानी ईरान की स्थापना भारत के लोगों ने ही की थी। लेकिन क्या यह सिर्फ इन ग्रंथों की बात है? क्या भारत से बाहर भी इन सनातन संस्कृति के फैलने का कोई भौतिक सबूत मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है, और यह साक्ष्य इतना मजबूत है कि इसे झुटलाना असंभव है। मित्तनी साम्राज्य जो लगभग 1400 बीसी में आधुनिक सीरिया और तुर्की के क्षेत्र में स्थित था, वहां हुई पुरातात्विक खुदाई में मित्तनी राजाओं की संधियां मतलब ट्रीटीज जो होती हैं वो मिली हैं। इन राजाओं के नाम संस्कृत में थे, जैसे कि त्वीस रथ। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने अपनी संधियों में स्पष्ट रूप से वैदिक देवताओं की कस्में खाई थी। इन संधियों में इंद्र, मित्रदेव, वरुण और नासत्य देव का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यह मध्य पूर्व मतलब मिडिल ईस्ट में वैदिक सनातन संस्कृति की उपस्थिति का अंतिम और सबसे ठोस पुरातात्विक प्रमाण है। यह साबित करता है कि भारत से निकले शक्तिशाली शासक और उनकी सनातन संस्कृति हजारों साल पहले सीरिया और तुर्की तक अपना विस्तार कर चुकी थी। अब तक हमने सरस्वती नदी के भूविज्ञान, सिनोली के रथ, राखी गढ़ी के स्वदेशी डीएनए और ऋग्वेद और अवेस्ता की वैचारिक युद्ध और मितानी साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्यों को देखा है। जब हम इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं तो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी का सिद्धांत पूरी तरह से खोखला और झूठा साबित हो जाता है। इसके विपरीत यह चित्र पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि हजारों साल पहले भारत में एक अत्यंत उन्नत सनातन सभ्यता मौजूद थी। वैचारिक मतभेदों, दसराज जैसे युद्धों और बाद में जलवायु परिवर्तन के कारण इन सभ्यता के कुछ प्रमुख कबीले पश्चिम की ओर गए। इन्हीं कबीलों ने प्राचीन ईरान की नींव रखी। यही कारण है कि भारत और ईरान की भाषा, संस्कृति और जड़ों में इतनी गहरी और अटूट समानता है। मूल रूप से प्राचीन ईरानी सभ्यता सनातन
सनातन वृक्ष की ही एक शक्तिशाली पश्चिमी शाखा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और साथ में अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा। और हम इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए रोचक विषय पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और रोचक वीडियो में।